Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go to space for clear, concise, and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chug, and in today's session, we are going to cover the topic theories of exchange rate. So, let's get started and make your learning simple and meaningful. So, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज रेट का, वो हमारा क्या कहता है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है? डिमांड एंड सप्लाई से। ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी सप्लाई से किसी करेंसी की, तो करेंसी एप्रिशिएट करती है, और वहीं पे अगर सप्लाई ज़्यादा होगी करेंसी की, तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, करेंसी डेप्रिशिएट करती है, राइट। बट ये मैकेनिज्म हमें क्या नहीं बताता है? ये क्या नहीं बताता? ये नहीं बताता कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। ये नहीं बताता कि क्या टाइमिंग होगी, कि कब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, यानी कब करेंसी अप्रिशिएट करेगी। ना ये बताता है कि कब सप्लाई होगी डिमांड से ज़्यादा। ना ये बताता कि कौन सी कंडीशंस में एक करेंसी की डिमांड होगी, कौन सी कंडीशंस में करेंसी की डिमांड नहीं होगी। ये आंसर्स हमें यहाँ से नहीं मिलते हैं, राइट। सो इसकी डीपर एनालिसिस के लिए कि एक्सचेंज रेट कैसे वैल्यू निकलती है, उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी थियरीज ऑफ एक्सचेंज रेट। थियरीज ऑफ एक्सचेंज रेट, राइट। तो थियरीज ऑफ एक्सचेंज रेट विल गिव अस अ डीपर अंडरस्टैंडिंग of how exchange rates are determined. There are three types of theories. तीन तरीके की हैं हमारे पास। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जिसमें दो वर्जन्स आते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। नेक्स्ट आती है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, और लास्ट जो है थियोरी वो आती है फिशर इफेक्ट, राइट। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और उसके दोनों वर्जन्स। सो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. Purchasing power parity theory is used to compare values of different currencies across countries. It tells us exchange rate should be so that you can buy the same amount of goods and services in any country. इसको एक बार समझ लेते हैं। सो दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, यूएसए एंड इंडिया, राइट। सो यहाँ पे रुपीज़ आ गए और यहाँ डॉलर्स आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट बना लेंगे। सर्टन गुड्स की हमने क्या कर दी, बास्केट बना ली। सर्विसेज को रहने देते हैं, हमने बास्केट ऑफ गुड्स बना लिए। बास्केट ऑफ गुड्स, बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर हमने कुछ गुड्स कॉमन डाल दिए, और हमने देखा कि यूएस में इस बास्केट का कितना प्राइस है, और वही प्राइस सेम गुड बास्केट ऑफ गुड्स का इंडिया में क्या प्राइस है, और उसको इक्वेट कर लिया, और ये बोलते हैं कि ये जो है यही हमारा एक्सचेंज रेट है अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, राइट। ये एक थियोरेटिकल रेट है, ये है थियोरेटिकल रेट है। इस रेट को एक्चुअल रेट के साथ कंपेयर किया जाता है, इसको एक्चुअल रेट के साथ कंपेयर किया जाता है, और देखा जाता है कि क्या जो करेंसी है अंडर वैल्यूड है या करेंसी ओवर वैल्यूड है, राइट। बट ये कहा जाता है कि जो एक्चुअल रेट कुछ भी हो, चाहे वो अंडर वैल्यूड हो, चाहे करेंसी ओवर वैल्यूड हो। अगर हम रुपीज़ की टर्म में बात कर रहे हैं, क्या रुपीज़ अंडर वैल्यूड है एक्चुअली में या ओवर वैल्यूड है, इवेंचुअली पीपीपी रेट तक पहुंच जाएगा लॉन्ग टर्म में। मतलब चाहे कुछ भी रेट हो, वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में परचेजिंग पावर पैरिटी रेट पे ही पहुंच जाएगा रेट, राइट। कैसे पहुंचता है ये यहाँ पे समझ लेते हैं। So PPP is a theoretical rate. It helps to understand currency values and price differences worldwide. It is used by governments, economists to compare living standards and economic productivity across countries.
is the oldest theory of exchange rate developed by Gustav Cassel in 1918. It is based on law of one price. Basically law of one price है क्या? Law of one price ये कहता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो वो सेम प्रोडक्ट यूएसए में, दो कंट्री जो हम ले रहे हैं वो यूएसए और इंडिया ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जो प्रोडक्ट है वो यूएसए में भी सेम प्राइस का आना चाहिए और ये प्रोडक्ट इंडिया में भी सेम प्राइस का आना चाहिए. द सेम प्रोडक्ट शुड हैव वन प्राइस एवरीवेयर व्हेन प्राइसेस आर कन्वर्टेड टू द सेम करेंसी, राइट. सो अगर एक कोक है जो $2 की है यूएसए में और इंडिया में उसका जो प्राइस है वो ₹100 है, तो यहीं से हमारा एक्सचेंज रेट निकलेगा. एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? $1 शुड बी इक्वल्स टू ₹50 और ये क्या है? एक परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट है, राइट. तो रेट हमारा ये आना चाहिए. अगर कोक, यहाँ पे लॉ ऑफ वन प्राइस में एक कॉन्सेप्ट आता है आर्बिट्राज का. ये क्या कहता है? सो लॉ ऑफ वन प्राइस तो यही है, अगर कोक चीपर है यूएसए में तो लोग क्या करेंगे? यूएसए में बाय करेंगे और इंडिया में जाके सेल कर देंगे कोक को और क्या कमा लेंगे? प्रॉफिट कमा लेंगे. ये प्रॉफिट जो होगा ये इसीलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि प्राइजेस में क्या था? डिफरेंस था. बट ये जो प्राइजेस में डिफरेंस है एक्चुअल रेट की वजह से जो हमारे पास प्राइजेस में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे. अब क्या होगा? ये बाइंग एंड सेलिंग ये तब तक होती रहेगी जब तक यहाँ का प्राइस और यहाँ का प्राइस बराबर नहीं हो जाता. यहाँ क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी कोक की, क्योंकि यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे. और यहाँ सप्लाई बढ़ती जा रही है कोक की, क्योंकि यहाँ पे आके कोक बेची जा रही है, तो यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी और यहाँ प्राइसेस कम हो जाएंगे. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर भी प्राइस और इंडिया में भी प्राइस बराबर हो जाएगा. तो देयरफॉर यही कहा गया है कि जो एक्चुअल रेट होता है वो इवेंचुअली जो है वो मूव कर जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के रेट पर इन दी लॉन्ग रन, राइट. सो जो एक वर्जन आता है हमारे पास, आता है एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी में. वो क्या कहता है? एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी इज एन economic theory that states the exchange rate between the two countries should be equal to the prices level of an identical basket of goods in two countries. तो रेशियो क्या होगा? प्राइजेस के रेशियो के बराबर होगा आपका एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट शुड बी इक्वल्स टू प्राइजेस इन डोमेस्टिक करेंसी और प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्रीज ऑफ द identical basket of goods, राइट. एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसका. सो अ बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट ₹5,000 इन इंडिया और सेम जो गुड्स हैं वो $100 के हैं यूएसए में. तो एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी का डोमेस्टिक में प्राइस और डिवाइड बाय फॉरेन में प्राइस. तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? 50 INR पर डॉलर. तो अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, $1 जो है वो कितने के बराबर होगा? ₹50 के. ये क्या है हमारा? परचेजिंग पावर पैरिटी रेट, राइट. अगर एक्चुअल एक्सचेंज रेट पहली कंडीशन में $1 इक्वल्स टू ₹60 का है, यानी रुपीस की वैल्यू जो है
वो कम है एक्चुअली में, रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम है एक्चुअली में, तो मतलब रुपीज़ अंडर वैल्यूड है और गुड्स जो है इंडिया में सस्ते हैं दैन दे शुड बी। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन है, वैल्यू क्या है रुपीज़ की, अंडर वैल्यूड है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक जो डॉलर है अगर वो एक्चुअली में 40 रुपीज़ का हुआ, तो यहाँ पे होना चाहिए 50, है 40, तो वैल्यू क्या है, ओवर वैल्यूड है रुपीज़ की, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गुड्स हैं इंडिया में वो एक्सपेंसिव हैं दैन दे शुड बी, राइट। नेक्स्ट जो आता है वर्जन वो आता है रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी। रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी एब्सोल्यूट का ही क्या है, एक्सटेंशन है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग absolute price levels, it states that exchange rate between two countries should adjust to reflect changes in inflation rate in those countries। तो अभी एब्सोल्यूट में हम सिर्फ प्राइस लेवल्स को देख रहे थे, राइट। रिलेटिव के अंदर जिस जो इसी का ही एक्सटेंशन है, हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करेंगे, राइट। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, न्यू एक्सचेंज रेट डिवाइड बाय ओल्ड एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू 1 प्लस डोमेस्टिक में इन्फ्लेशन रेट डिवाइड बाय फॉरेन में फॉरेन इन्फ्लेशन रेट। तो ये इसका फॉर्मूला है रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी का। इसका इसका भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इनिशियल रेट जो है एक्सचेंज रेट, सो एस नॉट हमें गिवन है 1 US डॉलर्स इक्वल्स टू ₹70। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमें गिवन है 6%, और यूएस का इन्फ्लेशन रेट भी हमें गिवन है जो है 2%। तो हमने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट में हमने इन्फ्लेशन रेट के बारे में पढ़ा था, और हमने ये समझा था कि जब किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट हाई होता है उस करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है रिलेटिवली। ये रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट, रिलेटिव मतलब हमेशा जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो दो कंट्रीज इंक्लूडेड इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर एज कंपेयर टू यूएस इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है, हाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। एक बार इसको न्यूमेरिकल से भी देखते हैं, राइट। सो हमें निकालना है न्यू एक्सचेंज रेट क्या होगा आफ्टर 1 ईयर। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, S1 डिवाइड बाय S0 इक्वल्स टू 1 प्लस इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक, इन्फ्लेशन इन फॉरेन। सो ये S1 हमें निकालना है, S0 हमें गिवन है कितना 70, सो 70 है। 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज 6%, तो 6% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2%, 2% इक्वल्स टू वैल्यू हम देख लेते हैं, S1 डिवाइड बाय 70 इट इज़ 1.06 डिवाइड बाय 1.02, सो आ रहा है S1 इक्वल्स टू 70 इंटू 1.0392, सो S1 आ रहा है 72.74 INR पर US डॉलर्स। यानी हमारे पास प्रीवियस रेट क्या था, S0 जो था वो क्या था 1 US डॉलर्स इक्वल्स टू ₹70 था। जो नया रेट है, न्यू रेट है एक साल बाद, वो है 1 US डॉलर्स इक्वल्स टू ₹72.74। और इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो सिंस इंडिया हैज़ हाई इन्फ्लेशन 6% दैन यूएस जिसकी 2% है, तो रुपी क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा अगेंस्ट डॉलर। तो यहाँ पे डेप्रिशिएट किया है एक साल के अंदर।
पहले 70 रुपीज़ सरेंडर कराने पड़ते थे $1 को खरीदने के लिए, आज उसी डॉलर को खरीदने के लिए कितने कराने पड़ रहे हैं? 72.74। तो हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट्स पर, और इसको हमने न्यूमेरिकली देख सकते हैं रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी से। नेक्स्ट आता है यूजफुलनेस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। सो ये कंपेयर करने में काम आता है लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एक्यूरेट कंपैरिजन देता है इनकम का, कंजम्पशन का एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स का अक्रॉस कंट्रीज, क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंट करते हैं कि प्राइस लेवल्स में क्या डिफरेंसेस है, एक कंट्री में क्या प्राइस लेवल है और दूसरी कंट्री में क्या प्राइस लेवल है। जीडीपी कंपैरिजन में काम आता है। फिर एक्सचेंज रेट की इवैल्यूएशन हमने करनी सीखी यहाँ पर, पी रेट हमने निकाला जिसको हम एक्चुअल रेट से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि वेदर द करेंसी इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। एंड ये लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग है, क्योंकि इवेंचुअली जो एक्चुअल रेट है ये मूव करेगा पीपीपी रेट पर, राइट। सो इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म करेंसी predictions. Moving on to the limitations of purchasing power parity, ये शॉर्ट टर्म के लिए रिलायबल नहीं है। हाँ, हमने ये तो देखा कि प्रोडक्ट जो है सेम होना चाहिए, जो हम बास्केट ऑफ गुड्स ले रहे हैं वो प्रोडक्ट यूएसए में देख रहे हैं और इंडिया में देख रहे हैं उनका प्राइस, लेकिन और इन प्राइस को आप कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं यही एक्सचेंज रेट होना चाहिए, लेकिन इस गुड की क्वालिटी में भी तो डिफरेंस हो सकता है दोनों कंट्रीज में, तो उसका कंसिडरेशन हमने नहीं किया है। हमने उनकी अवेलेबिलिटी का कंसिडरेशन नहीं किया है, और जिसकी वजह से डायरेक्ट प्राइस कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाते हैं, राइट। नॉन ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर नहीं किया है। पीपीपी जो थियरी है वो एज्यूम करती है दैट लॉ ऑफ वन प्राइस अप्लाइज टू ऑल गुड्स, बट देर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जाम्पल हाउसिंग, हेल्थ केयर, जो नॉन ट्रेडेबल हैं और दे आर सब्जेक्टेड टू लोकल कंडीशंस, उनका क्या, तो उनके बारे में बात नहीं हुई है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो टैरिफ भी लगेगा, टैक्सेस भी लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेंगी, ट्रेड के बैरियर्स भी लगेंगे, जिससे प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ना टैक्स की बात हुई, टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया, कोई टैरिफ को इंक्लूड नहीं किया गया, ना किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है, जो एक लिमिटेशन है परचेजिंग पावर पैरिटी की। So this was it about this lecture on purchasing power parity theory. We will meet you in the next lecture with another theory. Thank you so much.